हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सम खान और आप देख रहे हैं मजेदार कॉलेज। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था चिल्ड्रन कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी यानी कि टीयू और एमयू और उनके रिलेशनशिप के बारे में। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले चिल्ड्रन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी डीएमयू के बारे में। उसके साथ साथ हम बात करेंगे उसका अजम्पशन और एक्सेप्शन के बारे में। तो चलिए पहले जान लेते हैं हम डीएमयू के बारे में। See, the law was first proposed by Professor Gosson and further explained in detail by Alfred Marshall in his book Principle of Economics, published in the year 1890. The law of diminishing marginal utility (DMU) is universal in nature. तो हमें क्या पता लगा चिल्ड्रन की जो सबसे पहले जो ये लॉ है वो किसने निकाला था, वो निकाला था प्रोफेसर गॉसन ने। फिर उसके बाद इसे एक्सप्लेन किसने किया था, डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया था अल्फ्रेड मार्शल ने उनकी बुक में प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो पब्लिश हुई थी 1890 में। ठीक है, और ये जो लॉ ऑफ डीएमयू है चिल्ड्रन ये हर जगह एप्लीकेबल है। ओके, next, the law of diminishing marginal utility states that as the consumption of goods increases, the marginal utility of given commodity goes on diminishing. अब डीएमयू हमें क्या बताता है चिल्ड्रन? डीएमयू हमें बताता है कि जैसे जैसे आप अपना कंजम्पशन इंक्रीज करते रहोगे ना, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी चिल्ड्रन, वो कम होती जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट। In the words of Marshall, the law states that other things remaining constant, the additional benefit which a person derives from a given increasing of the stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has. तो अल्फ्रेड मार्शल हमें क्या डेफिनेशन देते हैं, वो बताते हैं चिल्ड्रन की जो भी हमारे पास स्टॉक है यानी कि जो भी हमारे पास कमोडिटी है, अगर आप उसमें और एक कमोडिटी या उस पर और स्टॉक आप ऐड करते जाओगे ना, तो जो भी आपका एडिशनल बेनिफिट है वो कैसा होते जाएगा, वो कम होते चले जाएगा। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि डीएमयू भी हमें यही बताता है ना, कि जैसे जैसे आप कंजम्पशन इंक्रीज करते जाओगे तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी वो क्या होगी चिल्ड्रन, कम होती जाएगी। आई बात समझ में? चलिए, तो अब डीएमयू को ना हम शेड्यूल और डायग्राम से समझते हैं चिल्ड्रन, कि शेड्यूल और डायग्राम से भी हमें यही समझ में आएगा कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ते जाएगा उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी वो कम होते जाएगी। देखो, दिस लॉ कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम एज फॉलो। ठीक है, ये लॉ को हम शेड्यूल डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा शेड्यूल। ठीक है, अब शेड्यूल क्या होता है चिल्ड्रन, एक इमेजिनरी टेबल होता है, मतलब इसे आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, लेकिन कैसा लिखना? सी, कि जब आपकी वन कमोडिटी थी तो आपका एमयू था 10। ठीक है, जब आपने कमोडिटी इंक्रीज करी तो एमयू कितना हो गया, 8, यानी कि डिक्रीज हो गया। फिर जब आपने और कमोडिटी इंक्रीज हुई तो एमयू और डिक्रीज हो गया। जब आपने फिर से कमोडिटी इंक्रीज करी तो आपका क्या हो गया, और एमयू डिक्रीज हो गया। जब आपने और एक कमोडिटी को इंक्रीज किया तो ऐसे कर करके आपका क्या हो गया, एमयू डिक्रीज होते चले जाएगा। ठीक है, तो ये तो था चिल्ड्रन आपका शेड्यूल। अब इसको ही हमें क्या करना है, डायग्राम बनाना है। ठीक है, इस ग्राफ से ग्राफ बनाए तो कैसे बनाएंगे? चलो, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिखा है, यूनिट ऑफ कमोडिटी, और वाई एक्सिस पे मैंने क्या लिखा है, मार्जिनल यूटिलिटी। और एमयू कब कौन से कलर में आएगा, रेड कलर में आएगा। ठीक है, तो तो पहली जो कमोडिटी थी चिल्ड्रन उसका मार्जिनल यूटिलिटी की तरह 10, पहली कमोडिटी पे मार्जिनल यूटिलिटी की तरह 10। ठीक है, तो देखो ये रहा। ओके, उसके बाद सेकंड पे हो गया 8। ठीक है, सेकंड पे हो गया 8 तो करीब करीब यहाँ पे आएगा वो। ठीक है, ये रहा। उसके बाद 3 पे हो गया 6, 3 पे हो गया 6। ठीक है, उसके बाद 4 पे 4 हो गया, 4 पे 4 हो गया। फिर उसके बाद 5 पे 2 हुआ। ठीक है, तो 5 पे 2 इधर आएगा, ये देखो ये रहा 2। हाँ, 5 पे 2 इधर आएगा। उसके बाद 6 पे कितना हो गया, 0, तो ये 6 तो 0 इधर ही आएगा, देखो ये 0 है तो 6 इधर ही आएगा। उसके बाद 7 पे हो गया -2, तो 7 पे कितना हो जाएगा, -2। देखो ये 7 है, इस पे ये हो गया -2। आई बात समझ में? तो इस तरह से आपको प्लॉट करना है यूनिट को। अब चिल्ड्रन, मैंने आपको रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एमयू में क्या बताया था, कि जब भी ये नेगेटिव में आ जाए तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई नहीं है, वो मतलब बोर हो चुका है ना। तो इसको हम बोलते क्या हैं, इसको हम बोलते हैं डिस यूटिलिटी कर्व। क्या बोलते हैं, डिस यूटिलिटी कर्व। ओके, अब ये जो चिल्ड्रन ये जो कर्व आया है, ये जो एमयू कर्व आया वो कैसा आया है, वो लेफ्ट से लेके राइट में आया लेकिन डाउनवर्ड आया है। ठीक है, देखो कुछ इस तरह से आया है। राइट, आई बात समझ में? ठीक है, तो अभी हम इसे शेड्यूल और डायग्राम से क्या समझ में आता है। See, thus, from the above schedule and diagram, we can conclude that MU curve slopes downward from left to right, which shows that MU goes on diminishing with every successive increase in the consumption of commodity. तो इस शेड्यूल से और डायग्राम से हमें ये समझ में आता है चिल्ड्रन कि एमयू कर्व जो है वो लेफ्ट से राइट में आता है, डाउनवर्ड में। ठीक है, देखो ये
लेफ्ट से राइट में आया, लेकिन कैसा आया, डाउनवर्ड आया। ठीक है, तो जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है कि एमयू जो है वो कम होती जाएगी। कब कम होती जाएगी, जैसे जैसे आपका कंजम्पशन बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ डीएमयू हमें यही बताता था, और हमने शेड्यूल और डायग्राम से भी यही जाना कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाएगी चिल्ड्रन, कम होती जाएगी। आई बात समझ में। चलिए अब इसका अजम्पशन देख लेते हैं। अब अजम्पशन क्या होता है चिल्ड्रन, मतलब कौन सी चीजों को ये अज्यूम करता है। अगर ये सारी चीजें होंगे ना चिल्ड्रन, तभी डीएमयू वैलिड रहेगा, अदरवाइज डीएमयू वैलिड नहीं रहेगा। पहली चीज रैशनैलिटी, मतलब क्या सही, कंज्यूमर इज अज्यूम टू बी रैशनल इन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब क्या, जो भी कंज्यूमर है, जो कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है, वो कैसा होना चाहिए, वो रैशनल होना चाहिए, मतलब साउंड माइंड का होना चाहिए। ठीक है, उसका जो बिहेवियर है वो नॉर्मल होना चाहिए चिल्ड्रन। ओके, it means that his behavior is normal and he tries to maximize his satisfaction. Okay, इसका behavior कैसा होना चाहिए, तो नॉर्मल होना चाहिए। अगर समझो वो साउंड माइंड का नहीं, उसका दिमाग मतलब अच्छा नहीं है, अगर वो मैड है, तो आप उसको कितनी भी गुड़ दे दो, आप उसको कुछ भी खाने पीने के लिए दे दो, तो क्या उसको समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए पर्सन कैसा होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, तभी ये लॉ ऑफ डीएमयू वैलिड होगा। उसके बाद कार्डिनल मेजरमेंट, इसका मतलब क्या होता है, इसको हम नंबर में गिन सकते हैं। The law assumes that utility can be cardinally or numerically measured. तो ये लॉ क्या अज्यूम करता है चिल्ड्रन की, जो यूटिलिटी है उसको हम कैसे मेजर करना चाहिए, उसको हम नंबर में मेजर करना चाहिए। ठीक है, देखो, hence mathematical operation are easily possible to know and compare the utility derived from each unit of a commodity। ठीक है, आई बात समझ में। तो अब चिल्ड्रन क्या होता है, हमने इसको फीचर में देखा था कि यूटिलिटी को हम नंबर में मेजर नहीं कर सकते, तो लॉ ऑफ डीएमयू क्या बताता है कि अगर कोई यूटिलिटी को हम नंबर में मेजर कर पाएंगे तभी डीएमयू वैलिड होगा। क्योंकि हमें पता चलना चाहिए ना कि हम कितना कितना कंज्यूम करें, जब पता ही नहीं चलेगा, हम उसको गिन ही नहीं पाएंगे, तो क्या लॉ ऑफ डीएमयू वैलिड होगा, नहीं, क्योंकि इसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होते हुए हमें पता ही नहीं चलेगी। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट, होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब होता है सेम, आइडेंटिकल। ओके, सी ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम आर एग्जैक्टली होमोजेनियस और आइडेंटिकल। मतलब जो भी आप यूनिट, सॉरी, जो भी आप कमोडिटी आप कंज्यूम करो, ठीक है, वो सारी कैसी होनी चाहिए, होमोजेनियस होनी चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए, यानी कि एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दे आर आइडेंटिकल इन साइज, शेप, कलर, टेस्ट, फ्लेवर एक्सेट्रा, है ना। वो साइज में, शेप में, कलर में, टेस्ट में, फ्लेवर में, हर चीज में कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तभी तो आप एक चीज को कंज्यूम करते जाओगे, तभी तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी आपका कैसा होगा, कम होगा। अगर सब जो आप अलग अलग चीजों को कंज्यूम कर रहे हो तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आप एक ही चीज को बार बार खाते जाओगे तभी तो आप बोर फील होगे ना, राइट। चलिए नेक्स्ट, रीजनेबिलिटी। अब रीजनेबिलिटी मतलब क्या होता है, सी the law assumes that all the units of a commodity consumed are of reasonable size। मतलब जो भी आप कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हो चिल्ड्रन, वो सब कैसी होनी चाहिए, रीजनेबल साइज की होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, सी दे आर नाइदर टू बिग नॉट टू स्मॉल। फॉर एग्जाम्पल कप ऑफ टी, ग्लास ऑफ वाटर एक्सेट्रा, है ना। जो भी चीज़ आप कंज्यूम करें वो सब रीजनेबल साइज की होनी चाहिए। मतलब ना ही ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। जैसे कि कप ऑफ टी हो गया, ग्लास ऑफ वाटर हो गया एक्सेट्रा, तभी ये लॉ ऑफ डीएमयू काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो इसलिए सबको ये सबको ना अजम्पशन में डाला गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, कंटिन्यूटी मीन्स ऑल यूनिट ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूम इन क्विक सक्सेशन विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम। कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि आप जो भी कमोडिटी कंज्यूम करें वो आप एक के बाद एक कंज्यूम करें विदाउट एनी गैप। ओके, सी in other words all units of commodity consume one after the other without any time interval, है ना। जब आप एक कमोडिटी को आप एक के बाद एक कंज्यूम करते जाओगे ना, तभी आपका मार्जिनल यूटिलिटी कम होगा, अदरवाइज नहीं कम होगा। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टेंसी। कॉन्स्टेंसी का मतलब क्या होता है, all the related factor like income, taste, habit, choice, like, dislike of a consumer should remain constant। जो भी फैक्टर जैसे कि इनकम है, आपकी चॉइस है, आपकी लाइक है, आपकी डिसलाइक है, ठीक है, ये सारी कैसी होनी चाहिए, सब सेम होनी चाहिए। अगर ये सेम नहीं होगी तो लॉ ऑफ डीएमयू वैलिड नहीं होगा, और ये सेम होगी तभी ये लॉ ऑफ डीएमयू वैलिड होगा। ठीक है, देखो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज ऑल्सो अज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट। और जो मनी है, मनी का यूटिलिटी भी कैसा होना चाहिए चिल्ड्रन, सेम होना चाहिए। अगर आपको समझो मनी अगर आपके पास ज़्यादा होते जाएगा तो आपको अच्छा फील होगा, आपको वहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होगा चिल्ड्रन। ओके, चलो नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी। इसका मतलब क्या, से the law assumes that the commodity consumed by the consumer is divisible so that it can be acquired in small quantities। मतलब क्या कि जो भी कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हो चिल्ड्रन, वो डिविजिबल होनी चाहिए, मतलब हम उसको छोटे हिस्सों में
इजीली कर सकते हैं, ऐसी वो कमोडिटी होनी चाहिए। ओके, अगर ऐसी कमोडिटी नहीं होगी तो लॉ ऑफ डीएमयू वैलिड नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल, अ पीस ऑफ चॉकलेट हो गया, अ प्लेट ऑफ राइस हो गया, एक्सेट्रा, है ना। इसको हम आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसीलिए कोई भी कमोडिटी अगर डिविजिबल उसका हो सकता है तभी वो लॉ ऑफ डीएमयू में वैलिड होगा। अब जैसे कि फ्रिज, टेलीविजन, इसको क्या आप डिवाइड कर सकते हो? नहीं डिवाइड कर सकते, तो ऐसी का मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होगा चिल्ड्रन। ओके, इसके बाद लास्ट सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब क्या? सी, a given commodity is used to satisfy single want of a person। मतलब क्या कि जो कमोडिटी हमारे पास है, अगर वो हमारे सिंगल वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहिए। कि कौन सी वांट्स को? सिंगल वांट्स को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी लॉ ऑफ डीएमयू एप्लीकेबल होगा। अब जैसे थर्स्टी पर्सन, उसके लिए सिंगल वांट क्या होगी? वाटर, राइट, तभी लॉ ऑफ डीएमयू वैलिड होगा। ठीक है, थर्स इट इज पॉसिबल टू एक्सपीरियंस फुल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम सिंगल वांट। तो हमें सिंगल बॉन्ड से भी क्या मिल सकता है चिल्ड्रन? पूरा सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। आई बात समझ में? चलिए अब हम देखते हैं इसका एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन क्या होता है चिल्ड्रन? कि लॉ ऑफ डीएमयू किन चीज़ों को छोड़ के बात करता है, किन चीज़ों को इन्वॉल्व नहीं करता। सबसे पहली बात हॉबीज से। In certain hobbies like collection of various stamps and coins, rare painting, music, reading, etc., the law does not hold to, है ना। अब जो आपकी हॉबी चिल्ड्रन, जैसे कि स्टैम्प कलेक्ट करना, पेंटिंग करना, म्यूजिक हो गई, डांस हो गया, रीडिंग हो गई, तो यहाँ पे जो आपका मार्जिनल यूटिलिटी वो कम नहीं होगा। क्यों? बिकॉज वो आपकी हॉबी है, उसमें आपको मजा आता है, तो इसीलिए यहाँ पे लॉ ऑफ डीएमयू सच साबित नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद दिस इज बिकॉज एवरी एडिशनल इंक्रीज इन द स्टॉक गिव मोर प्लेजर, है ना। जैसे कि आप उसको करते जाओगे आपकी हॉबी को, तो आपको मजा आते जाएगा, तो यहाँ पे डीएमयू सच साबित नहीं हो सकता। आई बात समझ में? तो इसलिए इसको एक्सेप्शन में रखा है, इसको छोड़ के बात करता है। उसके बाद माइसर। माइसर का मतलब होता है कंजूस। चलिए देख लेते हैं। इन द केस ऑफ अ माइसर एवरी एडिशनल रुपी गिव्स मोर एंड मोर सेटिस्फेक्शन, है ना। कंजूस के लिए आप जितना उसको पैसा देते जाओगे उतना उसको सेटिस्फेक्शन मिलते जाएगा, तो यहाँ पे उसका यूटिलिटी कम होगा क्या? नहीं कम होगा, मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होगा। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी टेंड टू इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ मनी, है ना। जैसे जैसे उसके मनी इंक्रीज होते जाएगा वैसे वैसे इसकी यूटिलिटी भी बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी, तो इसलिए इसको भी एक्सेप्शन में रखा है। उसके बाद एडिक्शन। एडिक्शन मतलब क्या होती है चिल्ड्रन? जो तलब की चीज होती है, जैसे अल्कोहल, टबैको, है ना। चलिए देख लेते हैं। इट इज ऑब्जर्व इन केस ऑफ ड्रंकार्ड दैट द लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन इंक्रीजेस विद एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ लिकर कंज्यूम, है ना। एग्जांपल दिया चिल्ड्रन की, जो ड्रंकार्ड है मतलब जिसको पीने की आदत है, ठीक है, अगर वो लिकर को कंज्यूम करेगा ना तो उसका जो यूटिलिटी चिल्ड्रन वो बढ़ते जाएगा। क्यों? बिकॉज उसको ऐसा लगेगा कि वो और कंज्यूम करे, उसका जो लेवल ऑफ इंटॉक्सिकेशन वो बढ़ते जाएगा, कम नहीं होगा। ठीक है, सो एमयू रिसीव बाय ड्रंक कार्ड में इंक्रीज, तो इसीलिए एमयू जो है वो इंक्रीज होगा चिल्ड्रन, कम नहीं होगा। इसीलिए एडिक्शन की चीज़ों को, जैसे अल्कोहल, टबैको एंड ऑल, सिगरेट, ओके, ये सब चीज़ों को एक्सेप्शन में रखा गया है। उसके बाद म्यूजिक। इसका मतलब क्या है? some people are fond of music. It is experience that a repeated of hearing music give more and more satisfaction, है ना। किसी को गाने सुनने की आदत है तो वो अपना फेवरेट गाना अगर लगातार सुनते जाएगा तो क्या उसको उसकी जो यूटिलिटी कम होगी? नहीं, बिकॉज उसको तो अच्छा ही लगेगा। क्यों? बिकॉज वो अपना फेवरेट गाना बार बार सुनते जा रहा है, इसीलिए इट इंक्रीजेस एमयू ऑफ म्यूजिक, सो द लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। वहाँ पे एमयू जो बढ़ जाएगा म्यूजिक का, इसीलिए वहाँ पे लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद पावर। इसका मतलब क्या? सी, दिस इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ बिकॉज व्हेन अ पावर एक्वायर, ठीक है, पर्सन एक्वायर पावर, हिज लस्ट ऑफ पावर इंक्रीजेस, है ना। जब किसी पर्सन का पावर आ जाता है तो उसकी जो लस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है, उसको क्या लगता है कि अब मुझे और पावर मिलना चाहिए, और अथॉरिटी मिलना चाहिए, है ना। He desired to have more and more of it. However, this again violates the rationality assumption, है ना। वो क्या चाहेगा कि उसको और पावर पे पावर मिलते चले जाए, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे भी डी एंड यू का जो लॉ है वो वैलिड नहीं होगा। और लास्ट मनी, ये तो मैंने आपको पहले ही समझाया। It is said that the MU of money never becomes zero. It increases when the stock of money increases, है ना। MU जो है मनी का वो कभी डिक्रीज नहीं होता चिल्ड्रन, कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है, जैसे जैसा मनी बढ़ते जाएगा ठीक उसका यूटिलिटी भी बढ़ते जाएगा। ओके, दिस इज बिकॉज मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच इज यूज टू सेटिस्फाई वेरियस वांट। क्योंकि मनी क्या है? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मतलब जिससे हम लेन देन कर सकते हैं, राइट, और वो हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए इसका जो यूटिलिटी है वो कभी जीरो नहीं हो सकता। तो इसीलिए इनको ना छोड़ के बात किया गया है, एक्सेप्शन से बात किया गया है। आई बात समझ में चल रही है? तो चलिए एक बार रिविजन देख लेते हैं।
रिवीजन किसके बारे में पढ़ा हमने पढ़ा लॉ ऑफ डीएमयू, उसके अजम्पशन के बारे में और एक्सेप्शन के बारे में। अजम्पशन में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, रैशनैलिटी, मतलब पर्सन कैसा होना चाहिए, वो रैशनल होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए। उसके बाद कार्डिनल मेजरमेंट, हमें वो कमोडिटी जो हम यूज़ कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उसको कैसे, उसको मतलब अगर नंबर में काउंट कर सकते हैं तभी ये लॉ ऑफ डीएमयू वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उसके बाद होमोजेनिटी, मतलब जो भी हम कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं वो सब आइडेंटिकल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। उसके बाद रीजनेबिलिटी है ना, जो भी हम कमोडिटी कंज्यूमर कर रहे हैं वो रीजनेबल साइज की होनी चाहिए, ठीक है, ना ही ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए ना ही ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। उसके बाद कंटिन्यूटी, अगर हम उसे बैक टू बैक कंज्यूम करेंगे कमोडिटी को तभी ये लॉ ऑफ डीएमयू वैलिड होगा। उसके बाद हमने देखा कॉन्स्टेंसी, ओके, मतलब जो भी हमारा टेस्ट है, इनकम है, लाइक डिसलाइक, ये सब कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं होगा तो डीएमयू वैलिड नहीं होगा। और मनी जो है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए, मनी की यूटिलिटी। उसके बाद हमने देखा डिविजिबिलिटी, अगर हम कमोडिटी को डिविजिबल कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते, छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं तभी ये लॉ ऑफ डीएमयू वैलिड होगा। उसके बाद हमने देखा सिंगल बॉन्ड, अगर एक कमोडिटी हमारी सिंगल बॉन्ड को सेटिस्फाई कर देती है तभी ये लॉ ऑफ डीएमयू वैलिड होता है, अदरवाइज नहीं होता है। उसके बाद हमने देखा एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में सबसे पहला पॉइंट क्या देखा, हॉबी, अगर आपकी हॉबी आपको करना पसंद है तो आप जितना भी करोगे ना आपका मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होगा, क्यों, बिकॉज उससे आपको सेटिस्फेक्शन ही मिलेगा, प्लेजर ही मिलेगा इसके लिए। उसके बाद माइसर, कंजूस के लिए आप अगर उसके लिए पैसा बढ़ाते जाओगे ना, पैसे पे पैसा, पैसे पैसा बढ़ाते जाओगे तो कभी उसको उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम नहीं होगा, चाहिए उसको तो अच्छा ही फील होगा, राइट। तो इसलिए इसको भी एक्सेप्शन में रखा गया। उसके बाद आता है एडिक्शन। अब चिल्ड्रन, जो एडिक्शन की चीज़ है अगर वो उसे कंज्यूम करते जाते हैं तो उनको अच्छा ही फील होता है, उनको ऐसा फील होता है कि हमें आगे और कंज्यूम करना चाहिए। यहाँ पे आप उनका मार्जिनल यूटिलिटी जो है कम नहीं होता। उसके बाद म्यूजिक, जो गाना पसंद है अगर आप उसे रिपीटेडली भी सुनते जाओगे ना तो भी आप बोर फील नहीं होगे और आपका मार्जिनल यूटिलिटी भी कम नहीं होगा, इसीलिए इसको भी एक्सेप्शन में रखा गया, इसको छोड़ के बात करता है। उसके बाद आता है पावर, पावर जितनी ज़्यादा होगी उतना आपको अच्छा फील होगा, ठीक है, उतना आपका यूटिलिटी बढ़ेगा ना कि घटेगा। उसके बाद लास्ट में हमने देखा मनी, है ना, जितना मनी होगा आपका जो लस्ट है वो भी बढ़ते जाएगा। आई बात समझ में, इसीलिए इसको भी एक्सेप्शन में रखा गया। तो आई होप चिल्ड्रन आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।